अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, उन्होंने जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में आई थी तो बहुत सारे मॉडल लिए थे। हम बात कर रहे हैं पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी का। सत्येंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है कि इतने व्यस्त समय में आपने टाइम दिया, और धन्यवाद भी उसके लिए कि इतना हेक्टिक चल रहा है। आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी पार्टी का भी कैंपेन करना है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हमारे साथ नवनीत शरण जी हैं, जो हम और नवनीत शरण जी आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे आपकी स्ट्रेटजी व आम आदमी पार्टी की, और हम चाहेंगे कि बहुत बेबाक तरीके से, जैसा कि आपको जाना भी जाता है, उन सवालों का जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है कि अभी जिस स्थिति में है आम आदमी पार्टी, आपको कितना यकीन है कि दोबारा ये चौथी बार सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में? देखो जी, पिछली बारी भी आप मेरे इंटरव्यू देख लीजिएगा, उससे पिछली बारी की भी देख लीजिएगा। मैं हमेशा यही कहता था कि दिल्ली की जनता है तो वोट देगी या नहीं देगी। वोट देगी तो एक तरफ होंगे, नहीं देगी तो एक तरफ होंगे। अभी आपने लोकसभा में देखा, हमें वोट नहीं दिया तो जीरो, और देते तो हीरो। तो देखो, जनता या तो जीरो कर देगी या हीरो बनाएगी। एक तरफा ही जाती है। एक तरफा होगा, बिल्कुल एक तरफा होगा। या तो 10 से नीचे आएगी, 10 से ऊपर गया तो 60 के आसपास ही होगा। ये तो आपने एक सिंपल थ्योरी बता दी इसकी, दिल्ली के। नहीं, आप देख लीजिए। अब आम आदमी पार्टी की अपनी अब 10 से नीचे तो है नहीं, 10 से नीचे तो है नहीं। तो सर 60 के ऊपर ही है, 60 के आसपास, कहीं भी 2-4 ऊपर नीचे। इस दावे के पीछे का यकीन, मतलब कैसे बना यकीन कि जो दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ ना मैं, 10 से नीचे नहीं है इसलिए दावा कर रहा हूँ। भाई, आप कोई हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है वो भी 50 से कम तो कह नहीं रहा। तो जनता 50 नहीं देगी, फिर 60 के आसपास ही पहुँचेंगे। 60 प्लस माइनस 2-4-5 ऊपर नीचे। क्योंकि संजय जी से भी कल जो बात हो रही थी वो भी 60 प्लस ही बता रहे थे कि 60 प्लस ही जाएगी। वो कौन कौन से काम है आपके जिससे आपको लगता है कि आप पे दिल्ली की जनता का भरोसा बना हुआ है अभी? देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ 3 काम किए हैं। ये सवाल सर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप चौथी बार एक तो सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगर आपके हिसाब से उतना सीट मिलती है जितना आप कह रहे हैं, 60 सीट 60 प्लस जाती है, तो फुल मेजॉरिटी की सरकार होगी। मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं अगर होगा तो ग्राउंड पे होगा। नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी किसने कहा? प्रो इनकम्बेंसी है। लोग के चाहते हैं काम करने वाली सरकार हो। राजनीति करने वाली सरकार को कोई पसंद नहीं करता, मजबूरी होती है। मजबूरी में अगर आपके 2 ही ऑप्शन है कि ए और बी, उनमें से चुनना है किसी को, तो बात अलग है। जब आपके पास काम करने वाली सरकार है तो उसको देंगे। प्रो इनकम्बेंसी है, और दिल्ली के अंदर हमने काम किया है। कौन कौन के काम होंगे जिनके? देखो, मैं बताऊँ, 3 काम किए हमने तो बस। जैसे ट्राइपॉड नहीं होता, उसके बाद 3 टांगें होती हैं, हमने 3 ही काम किए हैं। पहला सोशल सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ सिक्योरिटी, तीसरा एजुकेशन सिक्योरिटी। इनके ऊपर काम कर रहे हैं। देश के अंदर अकेली सरकार है जो अपने बजट का 50% हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करती है, और कोई भी सरकार इस 25% भी खर्च नहीं करती। हमारा एजुकेशन बजट 25% है, हेल्थ बजट 15% है। किसी का इससे आधा भी नहीं है किसी भी राज्य सरकार का। लेकिन ये जो काम है जो आप बता रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं काम कर पाते? लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 से ऐसा हो रहा है कि क्लीन स्वीप भाजपा कर रही है, उसी के अगेंस्ट में जो 2 चुनाव उसके साथ बाद नहीं, हम कभी प्रधानमंत्री की दावेदारी में आए नहीं, इसलिए नहीं काम कर रहा। देखो, अगर प्रधानमंत्री की रेस में नज़र आते तो जरूर काम कर जाता। हम रेस में नहीं थे। भाई, जनता देखो, दिल्ली की जनता बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर है। उनका सोचना बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई, कहते भाई, जब वो सेंटर में उस रेस में है नहीं तो उनको वो कहते 2-4 सीटें भी दे के हम क्या करेंगे, हम दिल्ली में सारी दे देंगे। वहाँ की भी कमी, लोकसभा की कमी दिल्ली की विधानसभा में पूरी कर देंगे। दिल्ली में हमको सारी दे देते हैं, उनको दे के क्या करेंगे? तो वो बिल्कुल क्लियर कट है। वही ये अजीब सा होता है ना कि मतलब 2 महीने पहले 4 महीने पहले चुनाव हुआ, उसमें क्लीन स्वीप कर गई भाजपा, और उसके बाद चुनाव होता है, क्लीन स्वीप कर गई आम आदमी पार्टी। तो अजीब क्यों हुआ? किस तरह से आप समझा नहीं पा रहे हैं दिल्ली की जनता को? 7 सीटें आप कमाल कर रहे हो। दिल्ली की जनता जज है, जज को थोड़ा समझा सकते हैं। हम तो अपना मुद्दा सामने रख सकते हैं। भाई, इलेक्शन के अंदर जनता वोट देती है एज ए जज। वो आप जज नहीं हैं। हम अपनी बातें बता रही हैं, उनको जजमेंट लगती है कि नहीं, अभी ये राज्य का काम करने के लिए ज़्यादा सक्षम है, राज्य का काम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो कर देते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि केंद्र का भी इतनी अच्छी तरह कर पाएंगे तो उस दिन केंद्र में भी ले आएंगे। बहुत सारे ये खासकर 2020 से 25 वाला टेन्योर रहा है
ये बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आम आदमी पार्टी ने, बहुत सारे करप्शन के आरोप भी लगे हैं आम आदमी पार्टी पे। वो आपको एक तौर पे भाजपा या अपोनेंट पार्टियों ने एक सिंबल के तौर पे करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी यहाँ पे दिल्ली में। देखो सिंपल सी बात है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बन गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इनके जैसे नहीं बने। इनके जैसे बन गए होते तो कुछ नहीं होता। सर जी, अगर पॉलिटिकल क्लास से बिलोंग कर रहे होते तो पॉलिटिशियंस को हमसे कोई दिक्कत होती नहीं। हम रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास को, तो बहुत खतरा है जी उनके लिए। अगर पॉलिटिक्स में कोई भी एजुकेटेड मिडिल क्लास से आएगा, खतरा तो है। देखो इसमें दो ही एक्सट्रीम है। पहली एक्सट्रीम है कि भाई जो बहुत पैसा है, बहुत पैसे से पावरफुल हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पहले से हैं, या बहुत बड़े बदमाश हैं। उन दोनों के लिए पॉलिटिक्स में आना बहुत आसान है। एक मिडिल क्लास, अपर लो मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास के, जिसमें कि मैं मानता हूँ आप दोनों भी हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स में डायरेक्टली आना तो चैलेंज करना तो गड़बड़ है। तो वो कहेंगे ये भी हमारे जैसे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम ईमानदार हैं, कभी नहीं कहा उन्होंने। कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि हम ईमानदार हैं, कहते केजरीवाल भी हमारे जैसा है। तो बार बार वो इस तरह के लांछन लगाते हैं। तो केजरीवाल जी ने देखा, जेल से आया, आते रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा भी ठीक है, जनता फैसला कर लेगी ना। अगर एक पॉलिटिशियन के बारे में दूसरा पॉलिटिशियन फैसला करेगा, थोड़ा अजीब तो है। अब वो ही कह रहे हैं कि जज हम बनेंगे। जज आप नहीं, जनता है। जजमेंट जो करेगी, लिखेगी, वो जनता लिखेगी, और उसके लिए जनता के बीच में आए हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, तो करप्शन वाला इशू था ही, जिसपे ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो यहाँ रैली की तो उसमें सीधा अटैक किया कि, और ये कहा कि जिस बुनियाद पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी उस बुनियाद को ही गिरा दिया। करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन खत्म करने के लिए लोग आए हुए थे, जन लोकपाल के लिए आए हुए थे, और खुद ही उसमें जो है। देखो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े आदमी हैं, उनके बारे में मैं क्या कमेंट दूँ। अब मैं कुछ कमेंट दूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी बनेगी, तो बेटर है उस पर कमेंट ना ही दिया जाए। एक और इस बार जो बदलाव दिख रहा है आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग स्ट्रेटजी में, जैसे 2020 वाला जो चुनाव लड़ा था आप लोगों ने, 2014 वाला भी कुछ हद तक जो चुनाव लड़ा था, उसमें एक तो था कि आप लोग स्कूल की बात करते थे, आप लोग हेल्थ सिस्टम की बात करते थे, आप लोग इंफ्रा की बात करते थे। मतलब जो इंफ्रा, मतलब बहुत बुनियादी बदलाव जब इन पे ला सकते हैं उसकी बात करते थे। इस बार आप लोग फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं फिर से बता दूं, जो लोग कहते हैं फ्रीबीज, जो कहते हैं फ्री की रेवड़ी, या तो उनको समझ नहीं है कि फ्रीबी किसे कहते हैं। नहीं, रेवड़ी पे तो आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय। जो फ्रीबी को हिंदी में रेवड़ी भी कहते हैं जी, अंग्रेजी में फ्रीबी आपने कह दिया। जी जी। देखो मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी, इन तीन चीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे 50% बजट का खर्चा है, बाकी 50 हम इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ों पर खर्च करते हैं। सर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होगी, एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई देश तरक्की कर नहीं सकता। सर इन तीनों चीज़ों पे तो काम कर रहे हैं हम। जो फ्री बीज जिसको कहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, आप एक का तो नाम लीजिए, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कोई भी देखिए, हर कंट्री के अंदर सोशल सिक्योरिटी देते हैं। वहाँ पर वो कैश में देते हैं। हमने इसको थोड़ा रीडिफाइन कर दिया। आप देखिए कुछ सालों के अंदर जितने भी देश हैं सोशल सिक्योरिटी को वो मिक्स करेंगे। कुछ चीज़ें जैसे हमने बिजली को फ्री किया, हमने पानी को फ्री किया, हमने बस यात्रा को फ्री किया महिलाओं के लिए, इस तरह से कुछ चीज़ों को वो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बनाएंगे और कुछ कैश देंगे। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। परंतु हम कहीं भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। हमने ये नहीं कहा इस जाति वाले को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इस उम्र वाले को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। अरे भाई बिजली दी है, सबको काम नहीं, गरीब है अमीर है, कोई भी है 200 जो खर्च करेगा उसको मिलेगा। इस बार चर्चा ज़्यादा हो रही थी। आप उसको फ्री भी कह रहे हैं, आप उसको फ्री भी कह रहे हो। अरे नहीं सर जी, सर सोशल सिक्योरिटी है। और जो इसको चर्चा कर रहे हैं, जो इसके बारे में बोल रहे हैं, 4 दिन बाद नकल मारते फिरेंगे, उनको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो आज तक हमारे को गालियां दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने क्या कर दिया, 2100 रुपये क्यों दे रहे हैं जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, हर चीज़ की कॉपी करते नजर आएंगे। कांग्रेस तो आई गई उस पर। सर जी वो दूसरे वाले भी आएंगे, उनके पे कोई रास्ता नहीं है, करा तो कुछ है नहीं।
लड़ेंगे मरेंगे और कुछ करना तो है नहीं। अरे भाई साहब, लड़ने मरने के लिए वोट नहीं मिलती, काम करने के लिए वोट मिलती है। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं पड़ने वाली, वो काम के लिए वोट देगी। कुछ इशू हैं ऐसे जो सॉल्व नहीं हो पाए, उसमें मेजर जो है पॉल्यूशन है, यमुना अभी भी गंदी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ऑन डिमांड नहीं हो पाया अभी यहाँ का कि पब्लिक। देखो, यमुना को हमने कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा काम हो चुका है। दिल्ली के अंदर 1700 से ज़्यादा कॉलोनी थी जिनकी सीवर लाइन नहीं डली थी, सीवर लाइन डलवा दी है हमने। यमुना नदी को STPs का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। पहले कोरोना का लॉकडाउन था 2 साल तक, उसके बाद मेरा ही लॉकडाउन हो गया, अरविंद जी को भी जेल में डाल दिया, तो सारी चीज़ें डिले हुई थी। लगभग आने वाले 2-1 साल के अंदर इस यमुना को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। पूरा काम चल रहा है, वॉर फुटिंग पे चल रहा है। पॉल्यूशन पे भी हमने बहुत सारे काम वही सीवेज ट्रैप कर रहे हैं अलग अलग कॉलोनियों का, फिर उसको सीवेज ट्रीटमेंट STP में जाएगा, वहाँ से क्लीन होकर तब जाएगा। पॉल्यूशन मतलब ये कह रहे हैं कि आप एक बूंद भी पानी ऐसा नहीं जाएगा जो अनट्रीटेड हो यमुना में, बिल्कुल कहीं से भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन के ऊपर भी काफ़ी चीज़ों पे काम हो रहा है। एक सर उसी यमुना में ही, यमुना पे थोड़ा रुकते हैं क्योंकि उसके इन्वायरमेंटल फ्लो का भी इशू है। आप वजीराबाद डैम के डाउन स्ट्रीम में देखेंगे तो वहाँ पानी बसते नहीं यमुना में, आप स्ट्रीम चूँकि वहाँ से पानी लिफ्ट। एनवायरमेंटल फ्लो की बात आप कर रहे हैं सर, आपको पता है ये वजीराबाद पे पानी रोका जाता है, कब से रोका जा रहा है? 50-60 के दशक से। तो फिर जब दिल्ली को पीछे से पानी आएगा ही नहीं, पहाड़ तो पीछे है ना, दिल्ली में तो पहाड़ है नहीं, पानी तो यमुना। मतलब ये सवाल इसलिए सर महत्वपूर्ण है ना कि चूँकि हथनी कुंड एक बड़ा वो है, बैरियर है। हम आपने मेरी बात करी है, हम और पानी मांगेंगे कि हमें और पानी दीजिए ताकि एनवायरमेंटल फ्लो रह सके। क्योंकि इस साल जो है जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनमें जो वो हुआ है प्लस सेंटर जो संधि हुई थी बंटवारे की, पानी के बंटवारे की हथनी कुंड से, उसका रिव्यू होना है। उसके अंदर मैं आप वाला पॉइंट बिल्कुल रखूँगा कि ये बिल्कुल सही वाजिब है कि एनवायरमेंटल फ्लो रहना चाहिए। दिल्ली को इतना पानी दें जो 1993 में 31 ईयर पहले दिया गया था, तब भी पानी जीरो जाता था वजीराबाद से आगे। थोड़ा सा पानी तो दे दो ताकि वो एनवायरमेंटल फ्लो बना। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ वजीराबाद की नहीं है, अगर आप हथनी कुंड देखेंगे उसके भी डाउन स्ट्रीम में यही प्रॉब्लम है। आप गर्मियों में देखेंगे। अभी मैं केंद्र सरकार में तो नहीं आया, अब केंद्र सरकार के क्वेश्चन सारे मुझसे पूछोगे, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। इलेक्शन में दिल्ली का लड़ रहा हूँ, अब ये केंद्र के प्रॉब्लम्स हैं, इनको नहीं, क्योंकि उसी से यमुना यहाँ जो डेड है, जैसे नजफगढ़ डेन मिलती है यमुना में, जब तब कुछ फ्लो दिखने लगता है। जो आप नाले की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको नजफगढ़ डैम को पूरी तरह से चेक कर लें सर ना, तो यमुना में वजीराबाद के बाद पानी ही नहीं बचेगा। नजफगढ़ डैम हुई, बरापुरा डैम हुई और सादरा डैम हुई, तीनों डैम मिलने के बाद तो कुछ पानी दिखने लगता है, और चूंकि उससे सीवेज आ रहा है तो सीवेज ही रहेगा। वो तो बता दिया ना मैंने आपको, उसको हम साफ कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फ्लो ये होता है कि नदी को कॉन्स्टेंटली बहते रहना चाहिए जी। अगर एक जगह पर पानी रोक के सारा चला गया तो खत्म हो गई ना, उसके दूसरी तरफ से पानी आ रहा है। और एयर पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन दिल्ली सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, आगे भी कम कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ, दिल्ली का सारा जो बसेस का फ्लीट है सारे CNG या इलेक्ट्रिक है, बट आसपास के राज्यों के नहीं है। आप आनंद विहार दिल्ली में सबसे पॉल्यूटेड जगह है, वहाँ पे जितनी भी बसें आती हैं यूपी की तरफ से सब डीजल बसेज हैं, सारी धुआं छोड़ में CNG कर लो भाई। दिल्ली के अंदर सारे पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट थे दिल्ली सरकार ने अपने बंद कर दिए, पर NCR के सारे बंद होने चाहिए थे ना। लेकिन दिल्ली की सड़कों पे वो ट्रैफिक लोड रहता है सर। एक तो आंसर दे दूँ पहले, अभी देखो क्या आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ ना। पराली की वजह से काफ़ी पोल्यूशन था पंजाब के अंदर, इस बारी 50% हुआ है जो जलाई गई, पर यूपी में और हरियाणा में 50% बढ़ गया है, तो उनको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जहाँ तक है, देखो मैं आपको बताऊँ, दिल्ली के अंदर लोकल इश्यूज़ काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट बनारस दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ का पोल्यूशन एक दिन भी दिल्ली से कम नहीं है। हमने तो बहुत सारी कोशिश करके चीज़ें कम कर ली, और अगले आने वाले 2-3 साल में अब देखें और फ़र्क भी होगा। बनारस का तो देख लेते हैं, कंपेयर तो कर लीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट का भी जो ऑन डिमांड, अभी जैसे आप लोगों ने ये कहा था कि मोहल्ला बसें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, आने लगेंगी, पब्लिक जो है अपनी कार छोड़ के जो है बसों पे शिफ्ट होगी। जो पिछली बार भी बात हुई थी, 2020 में भी बात हुई थी, वो अभी नहीं साकार हो पाया दिल्ली में। नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी देखो हम कर रहे थे। अब इस पे तो क्वेश्चन बीजेपी को नहीं करना चाहिए, अब जो थोड़ा बहुत नहीं कर पाए उनको तो उन्होंने ले लिया तो इस बारे में तो तो हमें नवनीत जी, जैन साहब ने वो सारी चीज़ें बताई जो पॉलिसी के लेवल पे आम आदमी पार्टी के हैं,
अब बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। और जैसे सर जो सोशल सिक्योरिटी की जो बात कर रहे थे, तो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब पे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी पे। जितना भी सोशल सिक्योरिटी में जो भी, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, इवन मोहल्ला क्लिनिक पे भी कुछ फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई है जिसकी जांच के उन्होंने वो दिए हुए आदेश दिए हुए। देखो, जबकि वो बेस्ट मॉडल आप लोगों ने बताया बताओ, पब्लिक भी ये बोलती थी कि नहीं वहाँ से रिलीफ मिल रही है उसको। देखो, अगर किसी ने भी करप्शन किया है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, उस पर सजा भी मिलेगी। बट इसलिए कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाए, जनता को सुविधा ना मिले, तो वो राजनीति तो ठीक नहीं है। अगर आप ये कहें कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के लिए हम जांच करवा रहे हैं तो ठीक नहीं है। पहली बार जो सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी के साथ, तो जन लोकपाल का जो है, जो पूछा भी पहले संतोष जी ने कि जन लोकपाल फिर कहाँ चला गया, जो बीजेपी बार बार इस पे पूछती हुई रहती है कि जन लोकपाल का जो एजेंडा था वो कहाँ है। दिल्ली में लोकायुक्त बना तो दिए, दिल्ली जन लोकपाल तो एक सेंटर से बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऐसा हमने कोशिश करी थी कि भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे इतना दबाव रहे, वो कर दे। बीजेपी एक बराबर अब फिर से एक आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री, जैसे पहले आप लोग आरोप लगा रहे थे कि चेहरा कौन है, ना विजन है और ना चेहरा है। आज संजय जी एक कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, बिन दूल्हे की बारात वहाँ के साईं मंदिर में जा रहे हैं। तो ये दूल्हा आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन होगा? भाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के फेस हैं। हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने जेल से आते ही कहा था मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, जनता मुझे पसंद करेगी, मुझे पास करेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर इस्तीफा देने के पीछे क्या रीज़न रहा? बताया तो था, मैंने शुरू में बताया कि उन्होंने जेल से आने के बाद कहा कि भाई बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है और हमारी अपोनेंट पार्टी जो हमारे विपक्ष में है, हमारे और उनके नहीं, भाई हमारे को पास फेल वो करेंगे क्या? जनता करेगी पास फेल, तो हम जनता के पास जा रहे हैं। एक आरोप और लग रहा है, जो महिला सम्मान योजना है जिसमें 2100 रुपया देने का वादा है, तो इस बजट जो पास हुआ था पिछली साल का जो बजट था जो पास हुआ था उसमें प्रोविजन था, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात थी, फंड भी एलोकेट किया गया था। और उसको जो हमारी अभी बात हो रही थी पिछले दिनों रामवीर विधूड़ी जी से, सांसद साउथ दिल्ली, वो गए थे, राष्ट्रपति तक ने उसको अप्रूव कर दिया था कि वो स्कीम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब चुनाव के इन पहले ये कह रहे हैं कि हम इसको कैबिनेट में ले गए हैं 1000 रुपये, अब चुनाव जीतने के बाद 2100 ले जाएंगे। ऐसा है ना, मतलब पॉलिटिकल इशू में घुसना नहीं चाहता था, फिर भी आप घुसा ही रहे हैं, बता देता हूँ। नहीं सर, सवाल उठ रहे हैं। बताए नहीं, सवाल नहीं उठ रहे, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। जी। सुनो, हमने 1000 रुपये जब पास किए थे उसको 1 साल हो गया। जैसे ये पास हुए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी पे वो सवाल कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए सर, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर भी ले लो सर। तो 1000 रुपये की स्कीम आती है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जब बाहर आए, कई महीने निकल गए इस चीज़ में, आने के बाद लोगों से बात की, लेडी से बात की, कहते ये स्कीम बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर महंगाई बहुत बढ़ गई है। केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, 1000 रुपये थोड़े कम है। तो फिर बात हुई कि भाई 2000 कर दिए जाएँ। फिर फाइनली ये हुआ कि भाई 2100 रुपये कर देते हैं। तो 2100 रुपये 2100 रुपये देना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए रिवाइज़ करना पड़ेगा, दोबारा से करेंगे। तो बीजेपी इसी पे करे, महंगाई बढ़ी है, ठीक बात है। तो जैसे कि उज्ज्वला योजना दे रही है बीजेपी, उसमें आयुष्मान योजना दे रही है, तो जिस तरीके से फ्रीबीज फ्री करके कुछ पैसा देके कैश में जो दिया जा रहा है, अगर कुछ योजनाएं हैं जैसे, वैसे ठीक है हेल्थ में फ्री इलाज होता है, एजुकेशन सिस्टम में भी फ्री है, लेकिन उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया जाए, बशर्ते कि जो है। चलो ऐसा बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं ना, अब देखना 4 दिन के बाद बीजेपी हमारी हर चीज़ को कॉपी करेगी। उनके पास कुछ बचा नहीं है रास्ता। जो हमें कह रहे हैं ना कि हमें कैश नहीं देना चाहिए, महिलाओं को नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए महिलाओं को? अरे तुम भी तो कॉपी करते आओगे। हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, कितना चिल्लाए ये लोग, बस यात्रा फ्री कर दी, महिलाओं के लिए कर दी, सिर्फ महिलाओं के लिए कर दी, ये कर दिया। क्या दिक्कत आ गई? क्यों नहीं करेंगे? जिस देश के अंदर महिलाओं की जेब में, मतलब ड्रेस के अंदर पॉकेट नहीं होती, उनके लिए बस यात्रा क्यों नहीं फ्री करेंगे हम अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अगर 2100 रुपये महीना दे रहे हैं तो क्या बुराई है उसके अंदर? अगर दम है तो बीजेपी के हम नहीं देंगे। चलो हमारा चैलेंज, हर स्टेट में तो बीजेपी भी। अरे भाई समझे नहीं तो फिर चैलेंज क्यों कर रहे हो? पूरा महाराष्ट्र में भी। अरे भाई चैलेंज क्यों कर रहे हो? चैलेंज क्यों कर रहे हो फिर हमारे को? हमसे क्यों पूछ रहे हो कि हम क्यों कर रहे हैं? अगर हमसे, चलो आपने आयुष्मान भारत की बात की है, मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ आपके थ्रू,
हमने संजीवनी योजना लेके आए हैं, झूठ मूठ को कह के दिखा दें कि हम लेके आएंगे। हमने कहा बुजुर्गों का 60 साल से ऊपर, अमीर हो या गरीब, कोई कंडीशन नहीं है, 60 साल से ऊपर 1 रुपये का इलाज हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ रुपये का इलाज हो, हम करवाएंगे। बीजेपी कह के तो दिखाए, सिर्फ झूठ मूठ को कह दे चलो। अरे सर वो ये कहेंगे तो आना तो है नहीं, 15 लाख देंगे जी, हम देना तो है नहीं, पर इसको कहने में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे कि आयुष्मान भारत लागू हुए, लोग कहेंगे यार उसमें नोटिफाई कर दो। और फिर सर अभी ये भी एक मुद्दा उठ रहा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जो है कि कंप्लीट रूप से जब प्रधानमंत्री मोदी जब चाबी दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी रिएक्शन के मोड में थी। जहाँ झुग्गी वहाँ बीजेपी के दोस्त का मकान, आपने देख लिया होगा। वहाँ पे क्या हुआ, मुंबई में दोस्त ने सारी सफाई चालू कर दी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने चालू हो गई हैं। दिल्ली की शकूर बस्ती के अंदर बीजेपी ने ऑलरेडी 30 सितंबर को टेंडर कर दिए हैं झुग्गियाँ तोड़ने के, और अभी 27 दिसंबर को डीडीए की बोर्ड मीटिंग में उसका लैंड यूज चेंज कर दिया है, कर दिया ना, तो बेचने की तैयारी तो हो गई है। तो इलेक्शन मना कर रहे हैं। अरे आप मुझे बताते हैं ना, चलो 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट के लिए इंटरव्यू रोकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं अपने उसमें ना आपको अभी दिखाता हूँ, बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है डीडीए के चेयरमैन। दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। नहीं अब क्यों जा रहे हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है एलजी साहब को ना बार बार बीच में ना लाओ। कारण क्या होता है, एलजी एक सरकार के पार्ट है, इलेक्शन चल रहे हैं, मैं कुछ बोलूँगा कहते एलजी साहब बार बार बोल दिया। अरे एलजी साहब कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़े इलेक्शन तो हम भी बोलेंगे उनके खिलाफ, वो भी हमारे खिलाफ बोलें। इलेक्शन तो वो लड़ नहीं रहे। अरे दिल्ली सरकार के पार्ट है, दिल्ली सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, कैसे हो सकता है पॉसिबल। कल को देश के राष्ट्रपति देश की हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ बोलने लगे कि जो राष्ट्रपति या कुछ भी बोलेंगे, ऐसे थोड़ा होता है यार। देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनी गई सरकार है, उसके खिलाफ राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति उनके खिलाफ नहीं बोला करते, वो उसके पार्ट होते हैं। कल कुछ अन्ना हजारे भी आज बाइट दे रहे हैं सर। इलेक्शन आ गए तो देखो, अब छोड़ो, तो अब पता क्या होगा इलेक्शन पे क्यों बाइट आती है और उसी दिन क्यों लेने जाते हो, सारे साल लिया करो यार। सर ये जैसे आप उसका अर्थमेटिक जरूर आपने कैलकुलेट किया होगा, जो योजनाएं हैं जो अनाउंस किया हुआ है अभी तक आप लोगों ने, क्या बजट एक्सीड नहीं करेगा, ऐसे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ेगा सरकार? ऐसा है, देखो मैं तो ये सारी की सारी ना ये बीजेपी की वो है नैरेटिव। हम आपसे सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने एसेस किया होगा, ये कर लिया ना, बताता हूँ। सबसे पहले जब हमने कहा कि बिजली हाफ पानी माफ, तो अभी चिल्लाना चालू कर दिया था, पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा लाओगे कहाँ से, करके दिखाया ना। फिर कहते हैं जब हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, कहते इलेक्शन तक है ये, इलेक्शन के बाद फ्री नहीं रहेगी। हमने कहा बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री करेंगे, कहते ये तो वो है फ्री बीज है, ये महिलाओं को लुभाने का तरीका है, इसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा। कर दिया, लोन तो नहीं लिया। तो एक यहाँ पर समस्या सर है ना, समस्या नहीं है, पहले आंसर तो सुन लो मेरा। आपने क्वेश्चन पूछा है, अरे सर जी हमने ना कोई लोन लिया और ना कोई टैक्स लगाया, आगे भी ना लोन लेंगे ना कोई टैक्स लगाएंगे। बट बसेस नहीं बढ़ी सर। किसने क्या दिया, बसेस कहाँ बढ़ी, इलेक्ट्रिक बस दिख रही हैं, बाकी जो डीटीसी कमाल कर रहे हो आप। 6000 का आप चलो मेरे साथ सड़क पे, दिल्ली के अंदर जितनी बसें उससे 2000 बसें बढ़ चुकी हैं। बसें कौन कहता नहीं बढ़ी हैं, चलिए तो सही। लेकिन एक जो सर ना उसकी हाई कोर्ट ने जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा दी थी 11,000 के आसपास, अब कोर्ट वाली बात को ना, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में कोर्ट को बीच में मतलब कोर्ट भी नहीं है उसमें, जो एक है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में 11,000 बसें चला सकती है, जो परमिटेड है, वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है जी। वो ये थोड़ा क्या कि 11,000 चलानी है, मैक्सिमम है कि 11,000 से ज़्यादा नहीं चला सकते आप। ठीक है, चला रहे हैं भाई, 6,000 से 7,000 पहुंच चुकी है। तो फ्लीट बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। वो अब सारी इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो 11,000 का जो पहली बात है, देखो हम इलेक्ट्रिक कर रहे हैं सारी बसेस को, और इलेक्ट्रिक बसेज ऐसा नहीं है कि जी एक मिनट में बन जाती है, टाइम लगता है थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक में सारा कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले सीएनजी पे था, अब सारा इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट। और ये जो संतोष जी पूछ रहे थे कि जो जितनी रेवड़ियाँ हैं पूरा कैलकुलेट होके कितना तक आएगा बजट जो है, आपने जरूर कैलकुलेट किया होगा। ये हो नहीं सकता आप पुजारियों को 18,000 देना है, 1 लाख के करीब में पुजारी है। ये तो बड़ा आपने उनकी बीजेपी की दुखती रख पे हाथ रख दिया। देखो पता क्या होगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, कुले के पूछ रहे हैं, फिर मैं बोल दूंगा। देखो जी ऐसा है, उन्हें दर्द तो बहुत हो रहा है कि पुजारियों को क्यों दे दिया, उनको नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था जी पुजारियों को?
देखो फाइनेंस हमें आता है, कैसे फाइनेंस चलाना है चला के दिखा देंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, और बहुत सारी फाइनेंस की बातें मैं डाइवर्ज भी नहीं कर सकता, जो मेरी नॉलेज में आए थे एज ए मंत्री। मैं शपथ ले रखी, मैं क्यों बताऊँगा सारी बातें आपको, परंतु मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम लोन लेके नहीं करने वाले और ना ही हम नया टैक्स लगाने वाले, और साथ ही साथ जो जो हमने किया है आज तक हमने पूरा किया है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो भी कहा उसको पूरा किया है, और सबको आश्चर्य हुआ ये करा कैसे। जब हमारी सरकार आई थी बजट था 25-30 हज़ार करोड़ का, अब 80 हज़ार करोड़ पहुँच गया है। खा जाएँ क्या उसको, ये जनता को दे दें? हम जनता को दे रहे हैं, इनको पेट में दर्द हो रहा है कि जनता को क्यों दे रहे हैं। सब सारे देश की जनता कहेगी यार वो तो दे रहे हैं, तुम नहीं दे पा रहे। दो ही तरीके हैं ना। चलो बिजली का बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, जो पैसा देते हैं सब्सिडी देते हैं जनता को देते हैं, हम ठेकेदार को नहीं देते, हम बिजली कंपनियों को नहीं देते। देश की बाकी सारे राज्य सरकार ठीक सर, लेकिन नल से जल वाला, एक सेकेंड सर, इसको छोड़ो मत ना। जब बाकी राज्यों के अंदर इतनी सारी सरकारें हैं इनकी, सारे के सारे ठेकेदारों को पैसा देते हैं। क्या हुआ जी, कंपनी को घाटा हो गया, इस देश में एक नेता किसी कंपनी को पैसा देगा, घाटा हो गया, बदले में क्या लेगा आपको नहीं समझ में आता? 20% तो लेता ही होगा। अभी अमेरिका में पकड़ी गई है कंपनी बीजेपी के भाई की, 2200 करोड़ रुपये रिश्वत दिए बिजली के अंदर डायरेक्टली। तो उसको जनता को क्यों दे दिया, ठेकेदार को दे देते, कुछ ले खुद खा लेते, कुछ उसको दे देते। सर उसी को तो चेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे जैसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जैसे नहीं हुए तो बड़ी गड़बड़ है। अब आप कहेंगे पानी पे, सर जी पानी पे काम चल रहा है, यमुना का मैंने बता दिया है, यमुना पे भी काम चल रहा है, उस पर भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नूरी जी सारे जो इशू थे दिल्ली से जुड़े हुए, जो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते थे और जो आम आदमी पार्टी के अपने पूरे इशू हैं, उन सबका जैन साहब ने बहुत विभागीय से जवाब दिया हुआ। अब हम लोग तीसरे चार्ज लेकिन थोड़ा देर के बाद हुए थोड़ी देर बाद हुए। सर कुछ पर्सनल लाइफ अब शेयर करना हमारे दर्शकों से कि आपकी जर्नी पॉलिटिकल किस तरह से शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं 2013 के पहले आप लोगों का। देखो ऐसा है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैन साहब जेल में क्यों भेज दिया। मैंने यार तुम्हारे जैसा इसलिए भेज दिया। सर जी मैं टीचर का बेटा हूँ, आर्किटेक्ट प्रोफेशन से। बचपन में बस ये था कि जब हवाई उड़ते देखते थे ना, सोचते कि यार उड़ता कैसे, ये नहीं हुआ था कि बैठ जाए, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बाद में बैठने भी लगे तो लगा इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, कुछ वापस हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी को पे बैक करने की कोशिश। तो जर्नी यही है कि गांव में पैदा हुआ था, मेरे फादर टीचर थे, मेरे दादाजी गांव में खेती करते थे, और दिल्ली शहर में आके पढ़ लिए, आर्किटेक्ट बन गए। एक मिडिल क्लास की फैमिली थी, अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसमें हम भी चले गए, जैसे आप भी जाते होंगे, सब लोग जाते थे। कुछ लोग मेला देख के वापस आ गए, कुछ मेले में रह गए, हम मेले में रह गए, बस यही फ़र्क है। जो मेले में रह गए तो बाहर जो चले गए वापस, तो कई लोग उसको अच्छा मानते हैं, कई लोग उसको बुरा मानते हैं। परिवार ने कैसे लिया आपके इस फैसले? मेरे परिवार इसके बिल्कुल खिलाफ था, वो नहीं चाहते थे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। अन्ना आंदोलन तक बिल्कुल ठीक था, जब पॉलिटिक्स में आए मेरे फादर, मेरी भाई, मेरे बच्चे सब इसके खिलाफ थे। क्या लॉजिक रहता था? लॉजिक ये था, मेरे फादर ने कहा ये तो गुंडों का काम है, लुच्चे लफंगों का काम है, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, पढ़े लिखे लोग इलेक्शन थोड़ा लड़ते हैं। तो हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। मेरी वाइफ कहती है हमारी लाइफ तो इतनी अच्छी है, हम इस दलदल में क्यों घुस रहे हैं। मेरी बेटी थी 8 साल की, 8वीं क्लास में, कहती पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप इलेक्शन नेता क्यों बन रहे हो। तो नेताओं की रेपुटेशन बड़ी ख़राब है भाई, और वो रेपुटेशन मैंने नहीं बनाई। क्या आपको लगा कि वो लोग सही थे? हाँ बिल्कुल सही थे, परिवार वाले बिल्कुल सही थे। आपको बैक करना चाहिए था अपने फैसले पे? नहीं रीथिंक करना चाहिए। आप लोग तो सत्ता को चेंज करने के लिए, हाँ तो नहीं, आपने दोनों चीज़ अलग अलग हैं। उन्होंने पूछा है कि मेरी फैमिली क्या सही कहती थी कि नेता अच्छे नहीं होते। मेरे फादर ने जो कहा था कि लुच्चे लफंगे होते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। परंतु सारा उन्हीं के लिए मैदान छोड़ देंगे, हम सिर्फ उनको क्रिप करके कुछ बोल के साइड में हट जाएंगे, या टीवी डिबेट में बैठ जाएंगे, या टीवी डिबेट को सुन लेंगे, तो देश कैसे बदल जाएगा। किसी न किसी को मैदान में आना पड़ेगा। जो मैदान में आएगा तो जेल जाएगा, जेल जाने के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दो, फिर उनके लिए मैदान खाली। सर एक बात बताओ, आप लोग पूछते हैं केजरीवाल ने ना जेल में रिजाइन नहीं करा, जेल से आके क्यों कर दिया। सर जी ये तो सिंपल था, केजरीवाल रिजाइन करे, मुख्यमंत्री के रिजाइन करते सरकार गिर जाती है,
सारे मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर लेते, देश के जितने भी थे विपक्ष वाले। क्यों रिजाइन करें? जिस दिन बाहर आए उस दिन रिजाइन कर दिया उन्होंने कि भाई साहब मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सर ऐसे थोड़ा है। वो कहते हैं कि ये जो हमारी दो मैंने बताया ना, एक है बहुत पैसे वाले, एक बहुत बदमाश, उनको छोड़ के कोई और नहीं आना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? मैं ये नहीं कहता इलेक्शन में जो जिसका मन करे आए तो सही, जिसका मन करे देश के लिए काम करे, उसमें क्या बुराई है? कहते नहीं 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 तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तुम हमारे पीछे बैठ के हमारे लिए नोट लिखोगे। हम कहते कुछ बोलेंगे, हमें लिख लिख के दोगे, भाषण भी सब कुछ लिख लिख के बनेंगे। आपका इंटरव्यू भी देंगे ना तो पहले मैच फिक्सिंग होगी कि पहले मेरे क्वेश्चन भेजो, मैं उसका आंसर दूंगा। सर जी वो नहीं करने आए थे हम। तो हमारे किसी नेता का सुना है आपने? उसने कहा होगा जी मेरे को पहले क्वेश्चनर भेजो फिर मैं आंसर दूंगा। एक का मिल जाए। चलो मैं और बताता हूँ आपको, मेरे पास आज का समय नहीं, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपने हमारे कई सारे नेताओं के इंटरव्यू लिए होंगे। एक काम करो, एक साथ एक ही समय में 5 के ले लो और सेम क्वेश्चन पूछना, सबके आंसर लगभग सेम आएंगे। क्यों आएंगे? प्रिंसिपल ही सेम है। प्रिंसिपल क्या है? जनता के लिए काम करना है, अपने कैरियर बनाने तो नहीं आए, कैरियर छोड़ के आए थे। मैं आर्किटेक्ट था, अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस थी, सब कुछ छोड़ के आया था मैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये थोड़ा आए थे, कब कुछ बनने आए थे। बट सर अब तो जो है अदर पार्टी के पॉलिटिशियन को भी लेके जो है चुनाव टिकट दिया जा रहा है, लेकिन इस पे हम लोग आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जैसे आपने जो हमारा सवाल जो था वही तो खड़ा है कि क्या आपको जब लगा कि नहीं परिवार सही था, जब आपने फैसला किया पॉलिटिक्स में आने का, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि हमको रीथिंक करना चाहिए था अपने परिवार जो हमारा कह रहा था? नहीं, वो रीथिंक तो हो गया था उसी टाइम पर, जिस दिन मुझे टिकट मिली थी। 21 जुलाई 2013 को टिकट मिली थी। 2 दिन के बाद मुझे अरेस्ट किया गया था। जब 2 दिन के बाद तिहाड़ जेल से मैं वापस आया, सोच के आया था कि आई विल नॉट फाइट इलेक्शंस। मेरे फादर, मदर, वाइफ, बच्चे, तो मेरा तो अति हो गई है। मतलब कितना दुख देंगे उनको कि यार आज हमारी सोसाइटी के अंदर किसी के घर पे पुलिस नॉक कर दे तो उसकी तो मोहल्ले में इज्जत नहीं रहती। मुझे तो अरेस्ट हो गया था, तो मेरे माँ बाप की इज्जत क्या रही होगी? जब मैं वापस गया ना, मेरे फादर वही जो कहते हैं लुच्चे लफंगों का काम होता है, उन्होंने कहा था कि बेटा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरी मदर, उन्होंने कहा था कि नहीं अब पीछे नहीं हटना चाहिए, जिस रास्ते पे चले हो। अच्छा, लौटने के बाद? जी, 2 दिन के बाद, जब 2013 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी, जी, जी। परंतु मेरी वाइफ तब भी तैयार नहीं थी। उसने कहा था कि नहीं अब तो मन भर गया होगा, अब तो सारे शौक पूरे हो गए, जेल तक भी हुआ है। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को कहीं जाना था, वो जा नहीं पाया, मुझे भेज दिया। वहाँ गया तो मेरे को फिजिकल असॉल्ट हुआ तो थोड़ी चोट लगी मुझे। मैं डॉक्टर को एक्सरे वगैरह कराने गया तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, मैंने तो घर पे बताया नहीं था चोट लगी है। डॉक्टर साहब ने मेरी वाइफ को बता दिया फ़ोन करके कि चेस्ट में चोट काफ़ी लगी है, सिकाई विकाई करना, और दवाइयाँ मैंने दे दी है। उसके बाद मेरी वाइफ अड़ी थी, कहते अब चाहे को गोली भी मार दें, पॉलिटिकल हमला था जी, कहते अब चाहे हमें कोई गोली भी मार देना पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो वो अपनी जगह, मैं कहता हूँ उस दिन भी ठीक थे, आज भी ठीक है। बस सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए ना, इन पॉलिटिकल क्लास वाले लोगों ने मजबूर किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, मुझे जेल में डाल दिया। मेरे पास 2 चॉइस थी ना, मैं जेल ना जाता, वॉशिंग मशीन में चला जाता, तो जेल तो नहीं जाना पड़ता मुझे। दैट वाज ए बेटर ऑप्शन कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं था। जेल, आपने जेल का जिक्र किया है, तो जेल से बाहर जब आए थे उस दौरान तस्वीर आपको शायद ही कोई ऐसा हो कि जो आपको देख के ये कहा हो कि जैन साहब जब पहले थे जो बाद में थे, बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी आपको देखने, मतलब इतना वेट लॉस कर जाना। और लोग कह रहे थे, ये लोग जो जिनके क्वेश्चंस बता रहे हैं आप, वो तो कहते हैं जैन साहब तो मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं खूब, और खा के तो मतलब आदमी का वज़न बढ़ता है। 38 किलो वज़न कम हो गया था। अब देखो जेल के दोनों चीज़ें थोड़ा जस्टिफाई अगर करना चाहें आप, तो एक तो वो कि जो विजुअल आए थे वहाँ तिहाड़ जेल के अंदर से, दूसरा जो आप खुद बाहर आए थे, दोनों क्या आप क्या किस पे विश्वास है आपको? तिहाड़ जेल के कितने विजुअल आते हैं? आप तो पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हो, तिहाड़ जेल की कितनी वीडियो दिखाई जाती है आपको? अफवाह नहीं आती ना, कैसे आ जाएगा? अफवाह भी कैसे हो जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? और दिखानी थी अगर मेरी वीडियो, मेरी फोटो दिखानी तो लाइव फीड करते ना। ये कमरे के अंदर कैमरा लगा है, 24 घंटे लगा है, आप लाइव फीड कर दो। सत्यंजन जो करता है देख लेंगे लोग। वो भी शो भी तो आता है, कौन सा आता है, चलता रहता है लगातार, वो बिग बॉस दिखाते हैं। बिग बॉस चल रहा है, ये 24 घंटे देख लेते लोग, एंटरटेनमेंट भी होता है।
उसको एडिट करके क्यों दिखा रहे हैं? अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको एडिट करके दिखा दें, एक लाइन, एक शब्द, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना। पूरा दिखाइए आप। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया। दूसरे बात, तिहाड़ जेल की फुटेज एडिट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं और फिर कह रहे हैं सत्येंद्र जैन तो वहाँ पर खा खा के जी मौज कर। अरे 1 साल तक मैंने नहीं खाया था। अच्छा, अन्य नहीं लिए थे 1 साल तक जेल जाने के बाद? देखो, वो मेरी धार्मिक आस्था है, मैं मंदिर जाने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करता, बट उसका मजाक तो मत बनाओ भाई। अगर कोई आपके घर में फैमिली मेम्बर अगर नवरात्रि के 9 दिन के उपवास कर ले और कह ये 9 दिन तक फलाहार करेंगे, तो अब उसकी आप मजाक बनाएंगे? देखो ये तो खीरा भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, पर 9 दिन तक कुछ भी नहीं खा रहे उसके अलावा, ये तो नहीं बताया। तो धार्मिक आस्था को इस तरह से मजाक बनाना ठीक नहीं है। और मैं बताऊँ, मैं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा था, मैं तो अपने लिए कर रहा था ना। वो विजुअल्स मैंने तो नहीं बाहर भेजे थे। जो भी आस्था मेरी है, मैं अपने उपवास कर रहा था, मैं अपने धर्म पे था ना। मैंने तो नहीं कहा तुम लोगों को बताओ, मैं तो अभी भी नहीं बता रहा था। आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मेरे को ठीक है बताना पड़ रहा है। दोनों चीज़ें सर पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम उस पर आए, क्योंकि वो केस कोर्ट में चल रहा था, उस केस पे भी हम नहीं जा रहे हैं क्या कैसे चलना है। लेकिन जो पब्लिक डोमेन चीज़ें हैं उस पर हम चाह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा बताएं ज़्यादा वो ठीक होगा। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि एक दो वो विजुअल जो जेल से आए, एक आप जब बाहर आए। मैंने बता दिया ना, जेल के अंदर के विजुअल जो थे वो डॉक्टर एंड एडिटेड थे। और जो मुझे बताया गया कि कुछ लोग कह रहे थे देखिए सत्येंद्र जैन ने दूसरा संतरा खाया। अरे भाई, उसने ये तो बताना चाहिए था 10 महीने से या 12 महीने से खाना नहीं खाया, कि अगर एक आदमी ने 2 संतरे खा लिए तो कोई पाप तो नहीं कर दिया। तो उनको भी, मुझे लगता है पत्रकारों को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। 38 किलो वेट लॉस हुआ था, 38 kg मेरा वजन कम हुआ था। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ, वही ठीक ठाक है। मुलाकात के दौरान ही आपसे हमने कहा कि सेहत आपकी इस समय ठीक लग रही है। हाँ, इस टाइम ठीक है, अब तो रिकवरी है मेरी। मैं वहाँ पे जेल में गिर गया था तो मेरी स्पाइन में चोट लगी थी, स्पाइनल मेरी सर्जरी हुई है, बट अब रिकवर हो गया, ठीक है बिल्कुल। आप विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और 5 सालों में 2.5 साल के आसपास आप जेल के अंदर रहे, पब्लिक से डिस्कनेक्ट रहा। कितना यकीन है कि आप जो है जनता पे, आपकी विधानसभा का कि जनता जो है आप पे यकीन करेगी? देखो, मुझे भी ये लग रहा था आपकी बात जो है ना कि यार काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 साल का गैप आ गया है, जनता शायद काम सारे हो गए होंगे उनके। वहाँ पे काउंसलर बीजेपी के थे और एमपी साहब भी बीजेपी के थे, उन्होंने सब काम करा दिए होंगे। आया तो कुछ नहीं कराया, 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम नहीं कराया उन्होंने, बस मेरा ही प्रचार कर रहे थे पीछे से कि सत्येंद्र से करा लेना, हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। बस जो आप भी कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, हमने कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। जो भी डेवलपमेंट का काम है सारे कराए, आने के बाद तुरंत स्टार्ट करा दिए हैं। तो जनता इस बात से उन्होंने देख भी लिया। मैंने जितने डेवलपमेंट के काम अपनी असेंबली में कराए हैं, मुझसे पहले 30 साल में किसी ने नहीं कराए। जो मैंने कराए उसके कंपैरिजन में वो 2.5 साल में कुछ भी नहीं करा पाए या कराया नहीं उन्होंने, दोनों चीज़ें हैं। और उनको लगता है कि काम की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी के अंदर क्या है कि उनकी पॉलिटिक्स अलग तरह चलती है, कहते काम मत कराओ यार, लड़ झगड़ लेंगे, कुछ गाली गलौज कर लेंगे, उनको आरोप लगा देंगे वोट। जनता दिल्ली की तो समझदार है, वो कहते भाई साहब अगर सत्येंद्र जैन पे तुम कह रहे हो 2.5 साल नहीं था, तुम तो थे, तुमने क्या किया ये तो बताओ, कुछ तो कर देते। मैंने आने के बाद 3 महीने में कितने काम सेंक्शन करा दिए, कम से कम अपनी विधानसभा के 20 करोड़ से ऊपर के काम मैंने सेंक्शन कर दिए आते ही, कुछ काम स्टार्ट भी हो गए हैं। तो मैंने अगर आने के बाद 2-3 महीने के अंदर 20 करोड़ के काम सेंक्शन करा दिए, इतने सारे काम चालू कर दिए, तो 2-4 लाख के तो कर देते भाई, किसने रोका था? 2.5 साल में कुछ तो कर देते। देखो, मुझे बाहर आने के बाद पता लगा कि लोग नाराज़ तो हैं, मुझसे नहीं है, इन बीजेपी वालों से नाराज़ थे। और इस बारी माहौल जो है लास्ट टाइम से भी बहुत बेटर है, बेटर मेरी असेंबली में भी है और दिल्ली में भी है। जो आप पे अभी तक आरोप लगे हैं, जैसे एक होता है ना कि आप चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के शख्सियत हैं, तो कभी खुद से सवाल किया है क्या इस पे कि जो आरोप लगे? किया है। कैसे, क्या क्या? देखो, सवाल किया, सोचा कि भी जेल भी गए, तो मैंने कहा मुझे जेल कैसे किया? मैंने इस देश में 700 मंत्री हैं, तो मेरा नंबर तो अगर मंत्रियों को जेल करने वाली बात आती है तो शायद 700वां होना चाहिए था।
तो काफ़ी विचार करने के बाद समझ में आया कि जेल जाने के लायक मैंने कोई कर्म नहीं किया इस दुनिया देश में, मतलब इस जीवन में। और मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किया मंत्री बनूं, इच्छा भी नहीं करी। मैं मंत्री भी बन गया, अरे मैं क्या था, पढ़ लिख के आर्किटेक्ट बन गए, प्रैक्टिस करने लगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वही टिपिकल वही जो मिडिल क्लास की फैमिली, फादर थे मदर थे सबके साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे घर में, बिल्कुल सेम टिपिकल। किसी ने सोचा ही नहीं था। मेरे घर में कोई गांव का प्रधान नहीं बना, RW का कोई प्रेसिडेंट नहीं बना, पूरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई नहीं बना, पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन का भाषण नहीं सुना जिंदगी में। पहली बार स्टेज पे गया था तो अपना भाषण दिया था, उससे पहले सुना नहीं था किसी का। उसके बावजूद भी सब कुछ चेंज हुआ है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? अंतरात्मा ये लगे भाई मैंने इस जीवन में कुछ किया नहीं, ना तो मंत्री बनने के लिए ना जेल जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इस जन्म के कर्म नहीं है, कुछ पिछले जन्म के कर्म है। जो कर्म का सिद्धांत है, हाँ, वो लगता है पिछले जन्म के हैं। भाई पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, मंत्री बन गए। गांव में पैदा होके अचानक कहते हैं, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। जो मेरे साथ के खेलने वाले उनको इतना आश्चर्य हुआ, यार सत्येंद्र जैन तो हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ घूमता था, ये मंत्री बन गया। तो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म का कुछ नहीं है। फिर बाद में ये लगा कि तो जेल जाना कोई ऐसी बात नहीं है, जेल तो हमसे इतने बड़े बड़े लोग गए, हम तो कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी कितनी बार जेल गए, भगत सिंह गए, भगवान श्री कृष्ण तो जेल में पैदा हुए। तो फिर लगता है कि यार अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो हम तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटी चीज़ है। तो इसका मतलब ठीक है भाई। 2.5 साल के दौरान जो जेल में बीते, क्योंकि उस समय आप तनहा थे एकदम, कोई नहीं था साथ में, तो बहुत सारा टाइम मिला होगा सोचने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एक तो ये कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी वहाँ पे, कुछ बहुत कुछ पढ़ा। पढ़ने के लिए जो भी मिला ना, मैंने महात्मा गांधी की ज़्यादातर बुक्स पढ़ ली, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, कई सारी बुक्स पढ़ी, फ्रीडम एट मिडनाइट, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, कई सारी किताबें पढ़ी। सोशोलॉजी के ऊपर पढ़ी, हिस्ट्री के कई किताबें पढ़ी, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ के लगता है कि सब कुछ वही चल रहा है, पॉलिटिक्स उसी तरह चलती है जो पंचतंत्र में तब लिखा गया था। विष्णुदास शर्मा ने जो लिखा ना हज़ारों साल पहले, आज भी वही चल रहा है। तो पढ़ने का बहुत मौका मिला, काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। एक और बताना चाहेंगे आप, तो क्या जेलें उसी तरह होती हैं जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है? नहीं बताया तो पहले उसका बताता हूँ। मैंने बुक भी लिखी है वहाँ पे अपनी। अच्छा, लिखे हुए? अभी पब्लिश भी नहीं हुई अभी? यानी पब्लिश तो टाइम नहीं मिला, आने के बाद करेंगे उसको। देखो जेल के बारे में ना फिल्मों के अंदर कुछ ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, जरूरत से ज़्यादा। कुछ चीज़ें ठीक होती हैं और कुछ चीज़ें ड्रामेटाइजेशन की जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको मेंटली फिजिकली तोड़ने की कोशिश जेल के अंदर की गई हो? आप सारे ना वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो जाएगा सर? बिल्कुल की गई। देखो मैं बता देता हूँ आपको, फिजिकली कभी नहीं, फिजिकल टॉर्चर तो पॉसिबल भी नहीं था आज के इसमें। पर मेंटली टॉर्चर करने के लिए देखो, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया बहुत लंबे टाइम तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं जब एक इंसान को अकेले रखा जाता है, और ड्रेडेड क्रिमिनल जो होते हैं, सबसे खतरनाक क्रिमिनल होते हैं, उनको भी एक बारी 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता। मुझे 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिल्कुल किसी से बातचीत करने का मनाही थी। तुम किसी से बोल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते, कोई मेरे सेल में आ नहीं सकता था। जैसे इस कमरे में आपको रख दिया तो आपके सेल में कोई नहीं आएगा फॉर मंथ्स। सारी फुटेज मंगवा लो, कभी मेरे पास मतलब शुरू के 3-4 महीने छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कोई मेरे सेल में आया हो तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मकसद ही होता है कि मेंटली किसी को टॉर्चर करने के लिए सबसे सॉलिड हथियार होता है ये। उस तरह की कोशिशें हुई। जब मैं वास पे था, दूसरे तरीके से ये भी किया कोशिश कि उनको लगा कई महीने हो गए तो अभी भी स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। तो वहाँ पे कैंटीन में फ्रूट आता था, सलाद, फ्रूट, खीरा, टमाटर, एप्पल, संतरे वगैरह वहाँ से खरीद लेते थे। तो वीक में 2 बार ही आता था। तो उन्होंने कहा सत्येंद्र को ना ये तो टूट नहीं रहा, तो उन्होंने मंगाना ही बंद कर दिया कैंटीन में। हाँ, जब 8-10 दिन हो गए
जो मेरे पास बचा हुआ सब खत्म हो गया। मैं तो कुछ खाता नहीं था, ये खीरा, टमाटर, एप्पल, संतरा जो भी आ जाता था कैंटीन में, फ्रूट जिस तरह का आ जाता था, मेरे को बिल्कुल ख़त्म हो गया। 3-4 दिन जब हो गए, 3 दिन से ऊपर हो गए थे, तो बिल्कुल मैंने कुछ नहीं खाया। मैं अपने सेल से भी बाहर नहीं निकला। तो पास के जो लोग होते हैं ना दूसरे सेल में, तो 2 एप्पल और 2 संतरे या केले कुछ वो दे गए थे मुझे। जो उन्होंने दिए उनको बहुत बुरी तरह से जेल वालों ने लताड़ा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको देने की। तब उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर तुम उसको ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो, हम इसके लिए मीडिया में चले जाएंगे, हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है। और वो नहीं बताते मेरे घर वालों को या मीडिया को, तो हमें मत समझना। उसके बाद आना चालू हुआ था जब उनको लगा ना कि ये तो, मगर ये बात बाहर आती उस टाइम पर। आज फलाहार पे गए, फलाहार के बाद फलाहार भी बंद करने की कोशिश हुई। हाँ, उसको तरीका वैसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मंगाना बंद कर दिया। अब ये तो है नहीं कि तुम कहीं से बाहर से मंगा सकते हो, भाई उन्होंने बंद कर दिया तो बंद कर दिया। कैंटीन है, वहाँ से खरीद सकते हो, कैंटीन में लाना बंद कर दिया। तो एक हिसाब से तो फिजिकल अटैक ही हुआ ना। अब जो भी समझ लीजिएगा, जैसे भी समझ लीजिएगा, बट हाँ ठीक है, ठीक तो नहीं था। मतलब इस तरह का ना कि इस तरह की, और ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें ना कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले ने इतना ना कहा हो, नीचे वाले ओवरबोर्ड हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हम इतना सारा सर चीज़ हुआ। हर बार एक लेटर आता था सरकार की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, लेकिन वैसा बहुत ज़्यादा लेटर 2.5 साल में आपके लिए नहीं आया। नहीं, क्योंकि हर मुद्दे पे लेटर आता था। लिखते तो रहे होंगे आप भी। नहीं, मैंने अपनी बुक लिखी केजरीवाल जी है। जितने दिन अंदर थे, हर बार एक लेटर आता था बराबर। मनीष सिसोदिया का भी कभी एजुकेशन पे आता था। देखो अगर मैं लिखता ना ये चीज़ें तो शायद है। ये होता क्या है कि भाई मेरा ना एक तो वो पूरा उपवास चल रहा था, मैं ज़्यादा मेडिटेशन धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, बुक पढ़ने में ज़्यादा ध्यान था मेरा। मुझे लग रहा था दूसरा कि ये स्टार्टिंग में तो मुझे ये भी लगता था कि अब तो जेल आ गए, अब तो जिंदा तो वापस जाना नहीं है, ऐसा लगता था। अच्छा, ऐसे ही लगता था कि भाई जिस तरह से माहौल लग रहा था ना। फिर अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं भाई, जैसे मेरे को अचानक एक दिन अरेस्ट कर लिया, जेल पहुंच गए, तो ये तो लग रहा था भाई यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक के अंदर आए तो बाहर तो जाना नहीं है। पर जब बाहर चले गए तो क्या आप होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर भी थे उस समय शायद जब जेल गए थे तो? हाँ मैं था, परंतु रिज़ाइन कर दिया था उसी दिन मैंने। अच्छा, मतलब रिज़ाइन नहीं, अरविंद जी ने जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया उसी दिन चेंज कर दिए थे पोर्टफोलियो, मेरे को विदाउट पोर्टफोलियो था मैं। जी। कभी याद आती है इस मतलब बाहर निकलने के बाद, अक्टूबर में बाहर नहीं, देखो ऐसा होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया जी, तब आगे, वैसे ही मेरा उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। पीड़ा होती होगी। पीड़ा मुझे लगता है उनको होगी शायद जिन्होंने ऐसा किया, उनको होनी चाहिए। पर दो तरह के लोग होते हैं, उनको कहीं होती भी नहीं है। उनको लगता है, उनको मज़ा भी आता है। कई सारे आपको देखा होगा ना कि सैडिस्टिक नेचर हो जाती है, आनंद भी आता होगा, कुछ लोगों को खुशी भी होती होगी। फिल्में देखते हैं सर? बहुत। हाल फिलहाल कोई देखी? अभी वो देखी थी पुष्पा 2। पुष्पा देखी थी? एक्शन मूवी पसंद है? इसका मतलब एक्शन नहीं, देखो क्या होता है मूवीज़ ना, वाइफ के साथ ना जो भी लगती है, अब तो पिछले 5 साल से तो खैर मूवीज़ मतलब पुष्पा ही देखी होगी 5 साल में। तो पहले हम जब मूवी तो देखी, महीने में 1-2 तो देख ही लेते हैं। पसंदीदा हीरो हीरोइन? कई सारे हैं, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, वो सॉरी अक्षय कुमार नहीं, लक्ष्य वाला जो अपना ना, ऋतिक रोशन लक्ष्य अक्षय को पीछे कर रहे हैं। नहीं, मैं मूवी के हिसाब से ना नहीं, अब आपने पूछा, मैं अपनी पसंद था। जी। मतलब जैसे सत्यकाम मूवी थी धर्मेंद्र की, शोले बहुत पसंद है, मतलब डिफरेंट। तो फिल्म टू फिल्म मतलब वेरी करती है अभिनेता के ऊपर। अभिनेत्री पुष्पा 2 में अभिनेत्री कौन है? मुझे नाम नहीं पता। वैसे कौन अभिनेत्री पसंद है आपको? अब तो ऐसे नाम बताना क्या मुश्किल। वही फिल्म टू फिल्म वही वेरी करता होगा, अगर अभिनेता वेरी करता है तो वही वेरी ना अभिनेता मतलब जैसे मुझे ना कई सारी पिक्चर में बताई ना, जिसके अंदर भी थोड़ा सा लगता है ना
अलग अलग है, जो ह्यूमर वाली पिक्चरें भी पसंद है, एक्शन वाली भी पसंद है, या किसी कॉज के लिए है, तो 3 मेन कैटेगरी लगा लो आप। खाना तो आपने बता ही दिया कि शाकाहारी ही पसंद है, पसंद क्या वही लेते ही हैं। देखो सर, खाने के बारे में तो बिल्कुल ही शाकाहारी का भी नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल है। उसी तरह से जैसे धर्म, जैन धर्म में है कि आप सूर्यास्त के आसपास ही या सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। तो नवनीत जी, हमें लगता है कि जैन साहब ने हर उस सवाल का जवाब दिया, चाहे चुभते सवाल हों, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल हों, चाहे उस दौर के सवाल हों जो शायद इन पे सबसे भारी रहा हो दौर 2.5 साल के आसपास का, और बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और भाजपा के हमलों और अपनी पॉलिसी का। क्योंकि जैन साहब ही जो है वो जब पहली बार सरकार बनी, दूसरी बार सरकार में थी फुल मेजॉरिटी की, तो बहुत सारी स्कीम को इनिशिएट करने के पीछे का दिमाग जो था वो जैन साहब के पास ही था। उसमें स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जो कुछ हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक या जो भी रिफॉर्म करने की हेल्थ सेक्टर में कोशिश की गई थी, उसके पीछे का जो माइंड काम कर रहा था वो जैन साहब का ही काम कर रहा पॉलिटिक्स था। और योजनाओं के आर्किटेक्ट ये बने हुए थे। पेशे से भी आर्किटेक्ट है। और उसका सही बात, मतलब जो उस दौरान जो जिस हिसाब से चेंजेज हुए थे, बहुत तेजी से चेंजेज हुए थे, और उसके पीछे का जो विजन था वो जैन साहब के साथ ही था। और जैन साहब को ये उम्मीद भी है कि इस बार भी सरकार आएगी और 60 से ऊपर सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी के लिए, और जिसके पीछे वो जनरल जो सेंस है, एक थ्योरी है पॉलिटिक्स की, दिल्ली की पॉलिटिक्स की, कि या तो पब्लिक जो है पूरी तरह से फेथ करती है या तो फेथ नहीं करती है, बीच से कोई रास्ता नहीं होता। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निकम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।